तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, यह प्यारा सा परिवार आप लोगों का परिवार है। यह प्यारा सा परिवार आप लोगों के द्वारा सेवित है, आप लोगों के द्वारा सिंचित है। तो आप लोग ही इनके धरोहर हैं और इस चैनल में हम आप लोगों को वो सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त है। तो आज का यह क्लास आप लोगों के ही नाम समर्पित है बच्चों, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को आप लोग अभी तक यह सोच करके बैठे हैं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। आज तक आप लोग ना केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट मानते आए हैं और कहीं ना कहीं यह सच्चाई है कि जब अच्छे से समझाने वाले टीचर्स नहीं होते हैं तो जो आसान सब्जेक्ट भी है वो भी हार्ड लगने लगता है। और कहीं ना कहीं यह भी वजह है कि आप लोगों को केमिस्ट्री अभी तक हार्ड लग रहा है। हम अभी तक इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि अभी से जब हम आप लोगों को आगे पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर यह चीज आप लोगों को एकदम आसान लगने लगेगा। अगर आप कमेंट में यह बात आकर के नहीं बोले कि सर अब हमें केमिस्ट्री में कोई डर नहीं है, अब हम केमिस्ट्री से प्यार करने लगे हैं, अब हमें केमिस्ट्री समझ में आने लगा है, तो फिर हम यह समझेंगे कि हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, आपको केमिस्ट्री आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। और जब हम पढ़ाएं और आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर कहीं तालमेल ऐसा नहीं बैठता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर। आगाज करने वाले हैं हम केमिस्ट्री का, आगाज करने वाले हैं हम लोग, चलने वाले हैं अब केमिस्ट्री की दुनिया में। विज्ञान के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम ऑलरेडी विज्ञान में 2 चैप्टर लगभग खत्म करने वाले हैं। एक चैप्टर तो हम यूट्यूब पर करवाए हैं, दूसरा चैप्टर हम एप्लीकेशन पर लेकर के गए हैं। जो टॉपर बैच है, जो बच्चे उसमें ज्वाइन है ऑलरेडी, वे लोग क्लास कर रहे हैं। इसके अलावा बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर भी हम कंप्लीट करवाए हैं और अब हम आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का बच्चों पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं। और बहुत ही एकदम जबरदस्त तरीके से, हमारा टैगलाइन देख रहे हैं कि एकदम बेसिक से एक बच्चा भी समझ जाएगा अगर समझदार होगा तो चलिए सबसे पहले तो हम आप सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके बच्चों आप लोग इस क्लास को ना शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप लोग इस क्लास को शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं उनसे मेरा सादर निवेदन है कि आप लोग ना क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। अपने अपने हाजिरी को आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि आप यहां पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए। आपका यह विद्यालय है, आपका यह कोचिंग है, आपका यह परिवार है, आप इस परिवार के एक हिस्से हैं। तो क्यों ना इस परिवार को पसंद कर लिया जाए। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग ना एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, समझ गए। और हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से डर भी रहे होंगे, तो सबसे पहले कमेंट में हमें यह भी बता दीजिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री से प्यार करते हैं। अगर केमिस्ट्री से प्यार करते हैं तो फिर लिखिए आई लव केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई लव केमिस्ट्री, और या फिर लिख दीजिए आई लव यू केमिस्ट्री। ठीक है ना, आई लव यू केमिस्ट्री लिख दीजिए। और अगर प्यार नहीं करते हैं तो फिर लिख दीजिए कि सर केमिस्ट्री से हमें डर लगता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, या तो लव यू या तो हेट यू। लेकिन अभी जो आपका हेट है ना बच्चों केमिस्ट्री के प्रति, हम उसे लव में बदलेंगे। कहा जाता है ना कि अगर किसी से नफरत करो तो उसका दिल जीतने का सिर्फ मात्र और मात्र एक ही तरीका है कि तुम उससे प्यार करना शुरू कर दो। अगर कोई तुमसे नफरत करे और तुम उससे प्यार करते हो तो आज न कल वो भी तुमसे प्यार करने लगेगा, समझ गए ना। तो इसलिए आप लोगों को जरूर प्यार होगा केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री से हम आपको प्यार करवा करके रहेंगे, समझ गए ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। और बहुत सारे बच्चे ना केमिस्ट्री को तो बोल ही रहे हैं कि सर आई लव यू केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री। और कुछ बच्चों को दिक्कत है, वो लोग बोल रहे हैं हेट केमिस्ट्री। बिल्कुल भी हेट नहीं करना है, नफरत नहीं पालनी है भाई, नफरत नहीं पालनी है। प्यार भले ना हो लेकिन नफरत भी नहीं है, भाव ऐसा रखना चाहिए। भले तुमसे प्यार नहीं है लेकिन नफरत भी नहीं है, समझ गए। चलिए हम लोग पहला नंबर चैप्टर शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन, समझ गए ना, केमिकल रिएक्शन,
समझ गए प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। यह चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम 1000 बच्चे तो लाइव में आज जुड़ने चाहिए, तब जाकर के हम इस क्लास को शुरू करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री है, नया चैप्टर है, नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना कम से कम 1000 बच्चे जुड़ जाएं। 1001 बच्चे जुड़ जाएं, कम से कम 1001 बच्चे, क्योंकि शुभ होता है भाई कि अगर कोई घर में गेस्ट आ जाए हम लोग 1001 रुपए दे देते हैं, जाओ 501 रुपया देते हैं, पूरे पूरे नहीं। तो 1001 बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़िए। आप लोगों में पावर है, आप लोग जानते हैं पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। टारगेट बोर्ड की पावर को आप जानते हैं, प्रिंस सर के पावर को आप लोग जानते हैं, प्रिंस सर का प्यार आप लोग समझते हैं, सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो फिर क्यों ना जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक भी 1000 और शेयर भी 1000, जल्दी जल्दी से पूरा कर दीजिए। और साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच 2024 को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, प्लीज प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इस बैच में जुड़ जाइए। क्योंकि यहां पर आपको हम वो तमाम फैसिलिटीज दे रहे हैं जो आप लोगों के लिए पर्याप्त है, जो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए पर्याप्त है। यहां से आप लोग सब कुछ पा सकते हैं। अभी सबसे अगर हम रिसेंटली बात करें तो बिहार बोर्ड टॉपर का नोट्स एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया गया है। जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं उनको टॉपर का नोट्स भी मिल गया होगा। इसके अलावा लाइव क्लास चल रहा है, वीडियो क्लास चल रहा है, डाउट क्लास अपना चल रहा है, टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हर एक फैसिलिटी जो हम आपसे वादा किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सभी तक बच्चे लिख रहे हैं कि सर आई लव केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री, आई हेट केमिस्ट्री। वाह वाह। अरे धर्मवीर बाबू बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तो धर्म के वीर हैं और आप नफरत करना शुरू करिएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात है। नफरत नहीं करना है, बस प्यार करना है। शेयर कर दिया आप लोग, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में, कम से कम एक टेलीग्राम ग्रुप पे, कम से कम एक दोस्त के बीच आप लोग तो जरूर शेयर कर दिए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है, समझ गए ना, विज्ञान की एक शाखा है। जिस तरीके से एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, उसी तरीके से विज्ञान की यह शाखा है जिसका नाम है केमिस्ट्री। हम लोगों को 3 शाखा पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आगे की क्लास में जाएंगे तो और भी शाखाएं बढ़ते जाएंगी, समझ गए ना। आगे की क्लास में जब जाएंगे तो यह शाखाएं और बढ़ते चली जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों अभी फिलहाल हम लोग जब 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात कर ले प्यारे बच्चों, तो केमिस्ट्री में आपका कुल मिलाकर के ना 6-7 चैप्टर है, समझ गए। केमिस्ट्री में पूरे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लगभग चैप्टर कितने हैं, लगभग केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, तो कुल 7 चैप्टर है। अब सबसे पहला बात तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है सर। प्यारे बच्चों देखिए, हम सभी चैप्टर के बारे में ना थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जब केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यह सब जानते होंगे, लेकिन हम कुछ अलग हट करके बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह जो चैप्टर है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया, हम कह सकते हैं कि यह पूरे केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, पूरे केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। तो जब बेसिक है तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम इस चैप्टर को पूरे केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर मानते हैं। अगर इस चैप्टर को आप पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लिए तब हम कह सकते हैं कि आप केमिस्ट्री से प्यार करने लगोगे, अन्यथा वो नफरत आपके मन में पनपता ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को यह केमिस्ट्री समझना है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को ना कम से कम पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हर एक चीज को जो हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। बाकी अगर प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट के मामले में बात किया जाए, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना होगा जो दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। जो दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, भस्म, अम्ल, भस्म और लवण। यह जो बच्चों चैप्टर है, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो यह जो चैप्टर है यहां से प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ गए ना, बहुत ज्यादा। और तीसरा नंबर चैप्टर हम कह सकते हैं ना कि दूसरा और तीसरा नंबर जो चैप्टर है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बच्चों मेटल और नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, समझ गए, धातु एवं अधातु।
यह दो जो चैप्टर है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें लगता है कि पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही दोनों चैप्टर से बनता है। पूरे केमिस्ट्री में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही दो चैप्टर से बनता है। इसके अलावा चौथा नंबर जो चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अंग्रेजी में बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, समझ गए, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके नहीं है बल्कि इसके यौगिक है, किताब में ना आपका इसके यौगिक लिखा हुआ है, कार्बन एवं इसके यौगिक। यह जो चैप्टर है यहां से भी कम सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा पांचवा नंबर चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। लास्ट वाला जो दो चैप्टर है ना, पांचवा नंबर और छठा नंबर, पांचवा नंबर चैप्टर और छठा नंबर चैप्टर, यहां से सवाल कम बनते हैं। जो बात है एक्चुअली हम आपको बताते हैं, यहां से सवाल कम बनते हैं। सबसे ज्यादा सवाल अगर बनता है केमिस्ट्री में तो यह चार चैप्टर ना महारथी है। अगर यह चार चैप्टर कंप्लीट करते हैं तब समझ करके आप चल सकते हैं कि केमिस्ट्री में हमसे एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। और अगर यह चारों चैप्टर कंप्लीट करना है तो इसके लिए पहला नंबर चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो पहला बेसिक कंसेप्ट तो यह हो गया जिसके विषय में आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है। ध्यान से समझिएगा, चूंकि आज हम बेसिक शुरू कर रहे हैं ना, तो हम बेसिक ही आज पढ़ाएंगे, समझ गए। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको यह बताते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। आगे अभी ये रुक जाइए, आगे हम आपको बताएंगे कि यह केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया, रसायन शब्द किसी कहां से आया, या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान, क्या रसायन विज्ञान, समझ गए ना। आखिर रसायन विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है रसायन विज्ञान पढ़ना। क्या रसायन विज्ञान पढ़े बगैर हम लोग का काम नहीं चल सकता है क्या? तो इसका जवाब क्या होगा, क्या रसायन विज्ञान पढ़ना जरूरी है? आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को क्या लगता है, क्या रसायन विज्ञान पढ़ना जरूरी है? हमारे डेली लाइफ में इसका कोई यूज है क्या? हमारे डेली लाइफ में इसका कोई यूज है, केमिस्ट्री का कोई यूज है? आप लोग बोलेंगे हाँ सर है, बिल्कुल है। क्या क्या है भाई? देखिए, सबसे पहला सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आप लोग के घर में दूध होता होगा और दूध से क्या बन जाता है, दूध से दही बनता है, दूध से दही बन जाता है। दूध से दही बनना क्या है जी, यह बताइए। दूध से दही बनना यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही तो दूध से दही बना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही तो दूध से दही बना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके दैनिक जीवन का। चावल से बच्चों भात बन जाता है, चावल से क्या बन जाता है, चावल से भात बन जाता है, चावल से क्या बन जाता है, भात बन जाता है। इसके अलावा और हम आपको बताते हैं दूध फट जाता है, दूध का फटना, दूध का फटना जो आपके डेली लाइफ से संबंधित है, जो निजी जिंदगी में आप लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद और क्या हम बता सकते हैं, बताइए। अगर आप लोग देखते होंगे प्यारे बच्चों कि लोहे को हम लोग किसी वायु में फेंक देते हैं, खुले वायु में हम लोग फेंक देते हैं, कुछ दिन के बाद देखिएगा ना उसमें जंग लग जाता है। जंग लगना जानते हैं ना, जंग लगना। आपके घर में अगर बाहर में कहीं पर लोहा का किवाड़ी लगा हुआ होगा, लोहा का दरवाजा लगा हुआ होगा ना, उसमें देखते होंगे आप लोग, क्या देखते हैं कि कुछ दिन के बाद लोहा में जंग लगना शुरू हो जाता है, उसको रंगते हैं, उसको पेंट करते हैं, तो यह जंग लगना। इसके अलावा और क्या भाई, और हमारे लाइफ में क्या जरूरी है, आप लोग एग्जांपल देकर के बताइए, और हमारे लाइफ में क्या जरूरी है बताइए। और हमारे लाइफ में क्या जरूरी है? सबसे मुख्य चीज हम लोग जो खाते हैं वह पचना, जिसको हम लोग कह सकते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। प्यारे बच्चों, यह सब जो हो रहा है ना, किसके थ्रू हो रहा है बताइए, यह सब जो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? तो आप लोग को जवाब मिलेगा यह सब के सब हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही। किसके थ्रू हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही यह सब तो घटना घट रहा है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही यह सब घटना घट रहा है। आखिर यह घटना कैसे घट रहा है, कैसे कैसे घट रहा है, इन सभी चीजों को समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं।
समझ गए। हमारे निजी जिंदगी में जो भी रासायनिक घटनाएं घट रही है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक घटनाएं घटती है, देखिए ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक घटना घटता है। जैसे जंग लगने का हम बात कर लेते हैं, लोहा को हम लोग वायु के साथ जल के साथ मिला दिए, जब हम लोग लोहा को बाहर में फेंके, लोहा पर आकर के वायु बैठ गया, लोहा पर आकर के हल्का सा आर्द्र वायु, मतलब कह सकते हैं कि हल्का सा पानी, तो दोनों आकर के मिला, तब जंग लग गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। बच्चों ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और इसलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि इस परिवर्तन को समझ सके कि आखिर हमें केमिस्ट्री से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होता है। समझ में आया? समझ में आ गया आप लोगों को? तब जाकर के हम लोग समझ पाते हैं कि किस चीज के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। समझ गए ना? हाँ, और इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो यह बात आप लोग को समझ में आ गया कि केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ना इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। उन सभी उपयोगों को, हमारे दैनिक जीवन में जो डेली घटना घट रहा है, उन सभी घटनाओं के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। समझ गए? कंसेप्ट को समझने के लिए। दूध से दही बनता है, किसी को पता है कि दूध से दही क्यों बन जाता है? बताइए। यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूध फट गया, यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सब कुछ, भोजन पच रहा है हमारे शरीर के अंदर, यहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सब जगह पर रासायनिक अभिक्रिया है, तब जाकर के प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? रासायनिक घटना घट रहा है। और इन सभी चीजों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? इन सभी चीजों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम आपको और कुछ जरूरी बात बताते हैं केमिस्ट्री से ही रिलेटेड। केमिस्ट्री से ही रिलेटेड जरूरी बात। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। दीवाना बना देंगे रे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग? दीवाना बन जाओगे केमिस्ट्री का, चिंता मत करिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट अपने इस गुरु जी से पढ़ोगे ना, उस सब्जेक्ट का तुम दीवाना बन जाओगे। समझ गए ना? दीवाना बन जाओगे। फिर तो कहोगे कि यास की तुम ही से है। समझ गए ना? चलिए ध्यान से समझिएगा। और हम जो भी बात बता रहे हैं ना, आप लोगों से ही रिलेटेड है, आप लोग के सिलेबस से ही रिलेटेड है। आज सिर्फ बेसिक बातें ही हम बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, फिर तो आगे हम बहुत कुछ समझाएंगे आप लोगों के लिए ना। एकदम डायग्राम बता डायग्राम, जैसे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बारे में एकदम डायग्राम के मदद से बताएंगे किस तरीके से जो उसके जो हाइड्रोजन के एक परमाणु होते हैं, किस तरीके से वो घूमते रहते हैं। 12वीं कक्षा में जो एक परमाणु होते हैं किस तरीके से घूमते रहते हैं ना, इसके लिए हमारे पास ना पूरा बंदोबस्त है बच्चों। इसके लिए हमारे पास पूरा बंदोबस्त है। देख लीजिए, आप लोगों के लिए ना हम डायग्राम लेकर के आए हैं, और इस डायग्राम के मदद से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन के, जैसे मान लिया जाए कि यह हाइड्रोजन है, ठीक है, यह हाइड्रोजन है, यह इसका परमाणु है, तो किस तरीके से यह हाइड्रोजन अपने इस परमाणु के आर पार घूमते रहता है ना, यह आपको यहां से दिखाएंगे कि देखिए एकदम 3D इफेक्ट, 3D एनिमेशन के मदद से हम आपको इस चैप्टर में समझाएंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन घूमता है, किस तरीके से हीलियम घूमता है। समझ गए? देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरीके से हम आपको समझाएंगे ना, आप लोगों को लगेगा कि अरे वाह, केमिस्ट्री का तो एकदम दीवाना बन गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ गए? चिंता बिल्कुल भी मत करिए, सब कुछ के लिए हम हैं। पहले आप लोग बेसिक तो समझ लीजिए, कंसेप्ट तो इस तरीके का समझाएंगे ना कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान का। किस चीज का बात करेंगे? रसायन विज्ञान। चूंकि केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं। जाहिर सी बात है कि विज्ञान की एक शाखा है, तो लिखेंगे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों का संगठन, किसी पदार्थों का संगठन, उसकी संरचना, जैसे कोई पदार्थ है तो उसकी संरचना क्या है। जैसे मान लिया जाए यह रिमोट हमारे हाथ में है, यह पेन हमारे हाथ में है, तो इसकी संरचना क्या है, किस किस चीजों से मिल करके यह बना है, इस चीज को हम लोग कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ गए ना? जैसे यह मोबाइल है तो मोबाइल का जो ऊपर का प्लास्टिक है, मोबाइल का ऊपर का जो प्लास्टिक है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है, यह किस किस चीजों से मिल करके बना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसकी संरचना, इसका गुण क्या है, और इसका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। और
और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं, अगर अगर आपसे कोई पूछते कि बताओ रसायन विज्ञान का परिभाषा बताओ, केमिस्ट्री का परिभाषा बताओ, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा जरा ध्यान से, रस जोड़ आयन से बना है बच्चों रसायन। रस जोड़ आयन से क्या बना है, रसायन बना है। जरा ध्यान से समझिएगा, रसायन का जो शाब्दिक अर्थ है ना, देखिए रसायन, रसायन, रसायन ऐसे ही लिखाता है ना। यह प्यारे बच्चों दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है रस, पहला शब्द है रस और दूसरा है आयन। समझ गए ना, रस जोड़ आयन से बन जाता है रसायन। यानी कि प्यारे बच्चों रस मतलब क्या होता है, द्रव होता है। रस मतलब क्या हो गया, द्रव हो गया, जिसको लिक्विड कहते हैं हम लोग। समझ गए, जिसको क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, द्रवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन। द्रवों के बारे में, द्रव के बारे में, द्रव के बारे में अध्ययन करना, द्रव के बारे में अध्ययन करना। यहां पर हम ऐसे लिख भी दिए हैं, समझ गए ना, अध्ययन, द्रव के बारे में अध्ययन हम लिख दिए हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस जोड़ आयन, यानी कि जिसका अर्थ होता है रसों यानी द्रवों का अध्ययन करना। समझ गए ना। और हालांकि इसमें हम सिर्फ द्रव के बारे में नहीं बल्कि गैसों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, सब कुछ के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन रसायन का शाब्दिक अर्थ हम आपको बताए। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका कोई ना कोई जनक जरूर होता है, कोई ना कोई जनक जरूर होता है। क्या आप लोग को पता है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। क्या आपको पता है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए। क्या आप लोगों को पता है, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता होगा, बिल्कुल भी आप लोग को नहीं पता होगा। पता है क्या, पता है? चलिए, अगर नहीं पता है तो नाम आज से सुन लीजिए, एंटोनी लेबोजियर। नाम क्या है बच्चों, एंटोनी लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या रसायन विज्ञान की उत्पत्ति होने की, बताइए, क्या रसायन विज्ञान की जनक, पिता, पिता, समझ गए ना। तो क्या ये शादी किए थे उसके बाद बच्चा ना, कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा ना जन्म लेकर के क्या केमिस्ट्री जन्म ले लिया, उसे पिता नहीं कहते हैं। इसके बारे में गहन अध्ययन कौन किए, इसके बारे में शोध कौन किए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लोगों को जो दिए वो कौन दिए, तो वो व्यक्ति थे एंटोनी लेबोजियर, जिनको हम लोग केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। समझ में आया, जिनको हम लोग केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, एंटोनी लेबोजियर को। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लास को जल्दी से आप लोग 1000 लाइक और 1000 शेयर करिए। जितने बच्चे हैं ना, कम से कम एक शेयर करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आज लाइक करिए और जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। आज क्लास भी एकदम शानदार तरीके से चलेगा, ठीक है। रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है बच्चों, एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। क्लियर हो गया, यह केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे। अगर प्यारे बच्चों केमिस्ट्री को समझना है तो पदार्थ को समझना होगा। अगर केमिस्ट्री को समझना है ना तो इसके लिए पदार्थ को समझना होगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में ना पदार्थ के बारे में ही अध्ययन करेंगे, पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पेन है भाई तो एक पदार्थ है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ है। यह रिमोट है तो इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ है। जैसे हम कोई लिक्विड लेते हैं तो इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ है, जल लेते हैं तो कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ है। अगर हम लोग बात कर लें स्टील का, जैसे देखिए ये हमारे हाथ में थर्मस है स्टील का, स्टील में आखिर क्या क्या मिला हुआ है, कैसे स्टील का निर्माण हुआ, कहां से स्टील को हम लोग निकालते हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना ही हम लोगों को क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा। और इन सब चीजों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में ही अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा देखिए हम एक बात आप लोग को बताना भूल गए। आज हमारे हाथ में ना बच्चों नोट्स है। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि सर नोट्स को कैसे पढ़ेंगे, सर प्रिंट कैसे निकालेंगे सर, समझ गए। आप लोग बोलते हैं ना कि सर प्रिंट कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर आप लोग मार्केट में जाएंगे ना तो इस तरीके का एक फ्लैप मिलता है, समझ गए। पीछे से एक चापने वाला रहता है और आगे ये वाला आपको एक प्लास्टिक दे देगा। और इस तरीके से ऐसा करना है ना कि आप लोग जब नोट्स को प्रिंट मरवाते हैं तो इस तरीके के प्लास्टिक में आप लोग सुरक्षित रख लें। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स एकदम सुरक्षित रहेगा और आप किताब की तरह आराम से हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं।
अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो देखिए ये हमारा नोट्स है, समझ गए ना, ये हिस्ट्री है, इतिहास, देखिए जरा ध्यान से नजदीक से जरा देखिए, इतिहास है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री का यह पहला नंबर चैप्टर का हम नोट्स निकाले हैं। ठीक है, देखिए कितना प्यारा नोट्स लगता है, एकदम आराम से किताब के जैसा आप उल्टेंगे, जब किताब के जैसा उल्टेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर पूरा आपका विषय वस्तु लिखा हुआ है कि कौन कौन सा विषय है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये आपका भारतीय संविधान उद्देश्य का जो कि हम हर एक चैप्टर में दिए हैं। उसके बाद यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, और कितना प्यारा आपका यह नोट्स लग रहा है, देख रहे हैं ना, किताब से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। हम तो हालांकि एक ही साइड प्रिंट करवाए हैं, अगर आप लोग दोनों साइड प्रिंट करवाते हैं ना तो फिर आप लोग का पैसा आधा लगेगा, एकदम सीधे आधा लगेगा प्रिंट करवाने में। और कितना प्यार से आप लोग देख रहे हैं ना, कितना प्यार से यह नोट्स कितना प्यारा लग रहा है। अगर इस तरीके से बच्चों अगर आप नोट्स को प्रिंट करवाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग एकदम किताब की तरह पढ़ सकते हैं, समझ गए ना। तो अगर आप नोट्स प्रिंट करवाते हैं तो इस तरीके का एक ऊपर वाला प्लास्टिक जरूर ले लीजिएगा। कितना में, लगभग 10 रुपया में देता है, आप लोग 10 रुपया इधर उधर बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा ये अगर आप ये ले लेते हैं तो इससे आपका नोट्स क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, नोट्स जब सुरक्षित हो जाएगा तो इससे आपके छोटे भाई छोटी बहन सब कोई पढ़ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बार बार प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम ढेर सारा कर लिए हैं, देखिए ना भाई, ढेर सारा, हम ढेर सारा ये वाला ले लिए हैं ताकि क्या हो, आराम से पढ़ाई हो सके। बस आप लोग को दिखाने के लिए लिए थे, दिखाने के लिए हम प्रिंट मरवाए थे कि ताकि आप लोग भी इसे निकाल लें, समझ गए। और जो बच्चे इस तरीके का नोट्स निकालना चाहते हैं ना, अगर आप लोग भी इस तरीके का नोट्स निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टॉपर बैच ज्वाइन करना है। वहां पर इस तरीके का नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का नोट्स आप लोग को टॉपर बैच में मिल जाएगा, वहां पर जाइएगा, पीडीएफ का अलग सेक्शन है, टॉपर, यहां तक कि टॉपर का नोट्स भी आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा, सब कुछ वहीं पर मिलेगा। चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बच्चों आपको बता रहे थे कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री समझना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री को एकदम घोर करके पी जाएं, केमिस्ट्री हमें तंग ना करे, तो इसके लिए पहले पदार्थ के बारे में जान लेना जरूरी है कि आखिर केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, पदार्थ के कहते किसको हैं, यह बात तो आप लोग बचपन से शायद याद करते आ रहे हैं। पदार्थ कहते किसको हैं, यह बात आप लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे ही पदार्थ कहते हैं। दुनिया का हर वो चीज जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ पदार्थ है। वो सब क्या है बच्चों, पदार्थ है। इसके बारे में जान लीजिएगा। और पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन को नहीं देख रहे हैं तो यह पदार्थ नहीं है, महसूस तो कर रहे हैं ना कि यहां पर ऑक्सीजन है, समझ गए, ऑक्सीजन है। अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ वायु पदार्थ है कि नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जी हवा, जिसको हम लोग वायु बोलते हैं, बताओ वायु पदार्थ है, यस और नो, आप लोग का जवाब क्या होगा, आप लोग कहेंगे कि हाँ सर, क्या वायु सर पदार्थ है। कैसे है भाई, क्योंकि इसको हम लोग महसूस करते हैं, जब आंधी चलता है तो महसूस करते हैं कि तेज हवा चल रहा है, आखिर महसूस किए तब ना। तो बिल्कुल वायु भी क्या है, एक पदार्थ है। तो पदार्थ 3 अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस, द्रव और गैस सब कुछ पदार्थ है। ठोस भी जो है वो पदार्थ है, द्रव भी जो है वो पदार्थ है, और गैस भी जो है वह पदार्थ है। समझ में आया यहां तक। जैसे यह स्टील देख रहे हैं, यह भी एक पदार्थ है, यह भी एक क्या है बच्चों, पदार्थ है। अगर इसके नीचे प्यारे बच्चों हम पानी की बात करें, अगर इसके अंदर हम बात करते हैं पानी का, जैसे देखिए, अगर हाँ देखिए आराम से पानी निकला, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, पानी है जो कि गिर रहा है, देखिए पानी है ना। तो यह क्या है जी, पानी भी क्या है, पानी भी क्या है, एक तरीके का पदार्थ है, क्योंकि लिक्विड है। हम लोग अभी अभी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं कि द्रव भी क्या है, एक पदार्थ है, और गैस भी क्या है बच्चों, एक पदार्थ है। समझ गए ना। हम मुंह से फूंक रहे हैं, मुंह से जब फूंकते हैं तो हवा निकलता है, वो भी एक पदार्थ है। समझ में आया, समझ में आ गया, बताइए। दूसरी बात, भार होता है बच्चों, द्रव्य में क्या होता है, भार होता है। हम यहां पर लिख रहे हैं जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, समझ गए ना, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, सब पदार्थ है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह समझना जरूरी है। केमिस्ट्री हम एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं बाबू। ये मत कहिएगा कि सर इतना हल्कावा काहे बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर लेवल में जाइए, ऊपर लेवल में जाएंगे। यहां से शुरू किया है ना, एकदम धरातल से शुरू किया है ना, यहां तक हम आपको पहुंचा देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप लोग। समझ गए। तो पदार्थ क्या है बच्चों, समझ गए, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है आप लोग समझ गए। अच्छा
अब और पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब जरा देखिए, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं? शुद्धता के आधार पर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ध्यान से समझिएगा, शुद्धता के आधार पर ना पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं शुद्धता के आधार पर। कौन कौन से भाई? तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। समझ में आया? शुद्धता के आधार पर ना पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, शुद्ध पदार्थ जो होता है वह 2 तरीके का होता है। ध्यान से समझिएगा, शुद्धता के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांट दिए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब इधर जो शुद्ध पदार्थ है ना, इसे भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाता है तत्व और दूसरा हो जाता है यौगिक। समझ गए? एक हो जाता है तत्व और दूसरा क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है। अब यदि प्यारे बच्चों हम लोग अशुद्ध पदार्थ की बात कर ले तो अशुद्ध पदार्थ में हो जाते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण हो जाते हैं। जैसे चावल, गेहूं और मकई तीनों को हम लोग मिला दिए, वह एक मिश्रण कहलाएगा जो कि अशुद्ध पदार्थ है। समझ गए? चावल दाल को मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, तो खिचड़ी क्या है? चावल दाल का मिश्रण है, वह क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अभी मत कहिएगा कि सर खिचड़ी अशुद्ध है तो हम लोग खाते कैसे हैं? अशुद्ध चीज को खा रहे हैं। यहां पर पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, खिचड़ी के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। समझ गए ना? चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध को मिश्रण। यही तीनों मिलाकर के हम लोग कहते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीनों का दादा कौन है? पदार्थ है। तीनों का दादा कौन है? पदार्थ है। बाप कौन है? शुद्ध है और अशुद्ध है। समझ में आ गया? अब चलिए आगे दिखाते हैं। जो तत्व है प्यारे बच्चों, इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से, ठीक है ना? कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, यह जो तत्व है ना, इसको बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु। और इस चीज के बारे में हमें 3रा नंबर चैप्टर में पढ़ना है। तत्व का जो यह 3 संतान है ना, इसके बारे में हमें किस चैप्टर में पढ़ना है? 3रा नंबर चैप्टर में पढ़ना है, धातु एवं अधातु। 3रा नंबर चैप्टर में हम आपको यह चीज पढ़ाएंगे। समझ गए ना? चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में हम आपको धातु और अधातु पढ़ाएंगे। बाकी यहां पर आप लोग यौगिक में चले आइए। यौगिक में सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन, यहां पर हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। जब पहला नंबर चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर सब में पढ़ाएंगे कि सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन क्या है। यानी कि इसके विषय में हम आप लोगों को पहला, दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे। और बाकी मिश्रण, समांगी और विषमांगी 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हमें न के बराबर पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हमें तत्व और यौगिक के बारे में किस चीज की पढ़ना है? समझ गए ना? मुख्य रूप से हमें तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ना है। 5वां नंबर चैप्टर में आप लोग जाएंगे तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वहां पर हमें ये सब पढ़ना है। यौगिक के बारे में सहसंयोजक, आयनिक, यौगिक क्या है, ये सब चीज हमें पढ़ना है। तो मुख्य रूप से पदार्थ का जो मतलब कि लर जर हम कह सकते हैं कि पदार्थ का जो वंशज है उसमें किस किस चीज को हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। मोहम्मद मोहम्मद अरवाज कमेंट किए हैं कि ज्ञानेंद्रियां क्या है? शरीर का वैसा अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अब बताइए, हमें तो लगा कि ज्ञानेंद्रियां बताने का जरूरत नहीं है। इंद्रियां जो यहाँ पर है ना, इसको ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, जो बाहरी वातावरण का अनुभव कराता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरबाज। चलिए, बहुत बढ़िया से आप जवाब दिए हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है सर? केमिस्ट्री में आगे बबुआ हम आपको पढ़ाएंगे कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन। जब केमिस्ट्री आगे हम आपको अभिक्रिया पढ़ाएंगे ना, तो वहां बताएंगे कि संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब क्या होता है, और बताएंगे कि वियोजन मतलब क्या होता है। वियोजन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संयोजन मतलब जोड़ना, और वियोजन मतलब होता है तोड़ना। यह हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ाएंगे। इन सब चीजों के बारे में अभी सवाल मत करिए, ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, पदार्थ की और अवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि पदार्थ की सिर्फ 3 ही अवस्था होती है, पदार्थ की और अवस्था होती है कुल मिलाकर के ना। और अगर आगे आप लोग जाएंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक और होता है बच्चों। तो सिर्फ 3 ही अवस्था नहीं है, लेकिन आप लोगों को 3 पढ़ना है। समझ गए ना? आप लोगों को सिर्फ 3 पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसकी 3 ही अवस्था होती है। समझ गए? इसकी और भी अवस्थाएं होती है, लेकिन उसके विषय में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। समझ में आया? बहुत चीज ऐसा है जो कि 10th क्लास में आप लोग को नहीं पढ़ना है। समझ गए ना? तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही समझे कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है।
समझ गए, पदार्थ की तीन ही अवस्था अभी आप लोग देख के समझ लीजिएगा, समझ गए ना। बाकी अगर आप लोग आगे जाएंगे तो आपको तीन ही नहीं, चार ही नहीं, बल्कि पांच पांच अवस्था के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एक तो प्लाज्मा भी जिसमें आ जाएगा, तो पदार्थ की ना पांच पांच अवस्था के बारे में आपको, क्या हुआ, समझ में आ गया। बताइए यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? हाँ, आगे आप लोग जाएंगे ना तो आपको पांच पांच अवस्था पढ़ने के लिए मिलेगा, समझ गए ना, जिसमें एक एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। आप कहिएगा सर इधर दो कौन कौन है सर, बता ही दीजिए। देखिए चौथा नंबर जो होता है वह होता है प्लाज्मा, हालांकि इसके बारे में ना हम आपको बायोलॉजी में भी पढ़ाएंगे। प्लाज्मा चौथा जो अवस्था होता है बच्चों, वह होता है प्लाज्मा। और पांचवा क्या होता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसको संघनन बोलते हैं। तो बोस आइंस्टीन संघनन आप लोग बोल सकते हैं, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन संघनन, समझ गए ना, संघनन। यह दो अवस्थाएं और होती है, यानी कुल मिलाकर के पदार्थ की पांच अवस्था होती है, समझ गए ना, कुल मिलाकर के पांच अवस्थाएं होती है। लेकिन हम लोगों को ना इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मुख्य रूप से इतना ही ध्यान देना है। लेकिन अगर आप लोगों ने सवाल किया कि सर और भी अवस्थाएं होती है क्या, हमने बताया कि हाँ बच्चों और भी अवस्थाएं होती है, जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन। समझ में आया? बताइए, बीईसी जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। आप लोग बड़ा जानकार आदमी हो भाई, आप लोग बड़ा जानकार आदमी हो, बीईसी हम लोग इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत? अब बताइए कोई दिक्कत? अब बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। चलिए, हाँ तो यहां तक हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे ये चीज हम आपको बता दिए। अब देखिए यहां पर हम आपको बताते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, और मिश्रण किसे कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं कि आखिर तत्व किसे कहते हैं, आखिर तत्व किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। चूंकि तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है। देखिए यह जो तत्व है क्या है, शुद्ध पदार्थ है ना, जो तत्व है बच्चों शुद्ध पदार्थ है। तो लिखेंगे तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो तत्व होता है बच्चों वो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि परमाणु से सूक्ष्मतम कण कुछ हो ही नहीं सकता है। बचपन में आप लोग याद किए होंगे, जब चौथा पांचवा में होंगे, कि परमाणु वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, जब परिभाषा याद करते होंगे ना तो वहां पर बोलते होंगे वो वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, यानी कि वह महीन से महीन कण, वह छोटा से छोटा कण। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च किए, कहे कि क्या परमाणु से छोटा कुछ नहीं हो सकता है क्या, परमाणु से छोटा कुछ नहीं हो सकता है क्या, परमाणु ही सबसे छोटा है दुनिया में। तो जब परमाणु को तोड़ करके देखा गया, जब परमाणु के अंदर झांका गया बच्चों, ऐसे मुंह करके नहीं झांका गया था, ये मत सोच लीजिएगा कि कोई परमाणु था और ऐसे वैज्ञानिक गया और मुंह करके झांका के देखते हैं इसके अंदर क्या है। परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण है, समझ गए ना। उसको तोड़ करके उसके अंदर जाकर के उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया, तो देखा गया कि परमाणु के अंदर क्या क्या विद्यमान है भाई। इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, प्रोटॉन विद्यमान है और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं और न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं, कैपिटल में, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु को जब अंदर झांक करके देखा गया तो तीन चीज निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तब कहा गया कि अरे भाई परमाणु तो सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, समझ गए ना, जिससे मिलकर के परमाणु बना है। ऐसा जब ये तीन चीज मिला तो कहा गया कि और ऐसा करते हैं, और जरा अंदर जाकर के देखते हैं कहीं और कुछ मिल जाए, और कहीं कुछ मिल जाए। तो वैज्ञानिक क्या किए, और इसके अंदर तक गए तो उन्हें तीन चीज ही नहीं बल्कि 27 ऐसे चीज मिले जिससे मिल करके यह परमाणु बना हुआ था, समझ गए। ऐसे 27 चीज मिले जिससे मिल करके ना यह परमाणु बना हुआ था। तो हालांकि इन सभी चीजों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, जब आगे की क्लास में आप लोग जाएंगे विस्तृत रूप से, जब आप रसायन शास्त्री बनेंगे ना, जब रसायन का विशेष अध्ययन करेंगे तो वहां पर इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर 10th क्लास में है, तो 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही जानकारी अगर रख लें अच्छे तरीके से तो हमारे लिए पर्याप्त होगा, समझ गए, समझ गए ना।
तो परमाणु किस चीज से मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस लिख दिए हैं, प्रोटॉन के आगे प्लस लगा दिए हैं, ये काहे लगाए हैं? तो देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है बच्चों, यह ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। बिल्कुल समझ में नहीं आया ना कि सर ऋण आवेश और धन आवेश क्या है? समझ में भी अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसे हम अगले 2-3 क्लास के अंदर अंदर ना हम आपको समझा देंगे, या फिर अगले क्लास में ना आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यह ऋण आवेश क्या है और धन आवेश क्या है। फिलहाल एक शॉर्टकट के लिए हम आपको बताते हैं कि जरा ध्यान से समझिएगा ऋण और धन क्या होता है। देखिएगा, जिसको हम कर्जा देते हैं, समझ गए, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, समझ गए, आपको जरूरत पड़ गया कितना? 20,000 रुपया का। आपको 20,000 रुपया का जरूरत पड़ गया, हमारे पास 1 लाख रुपया है। हम आपको क्या कर देंगे? ऋण प्रदान करेंगे, यानी कि हम आपको कर्जा देंगे। हम आपको क्या करेंगे? कर्जा दिए। कर्जा यानी कि हम ऋण दिए। तो आपके पास क्या चला गया भाई? आपके पास क्या चला गया? ऋण, ठीक है ना। और चूंकि हम आपको पैसा दिए हैं तो हमारे पास क्या है? धन है। तो हमारा आवेश होगा धन आवेश और आपका आवेश होगा ऋण आवेश। समझ गए ना? और सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम यहां पर भी वही चीज है। समझ गए ना? सेम टू सेम वही चीज है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋण आवेश। समझ गए ना? जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋण आवेश। आगे हम आपको बताएंगे कि एक पदार्थ जो होते हैं, अगली क्लास में हम आपको यह चीज समझाएंगे। एक पदार्थ कोई भी होते हैं ना, उसमें क्या क्या है जी? उसमें क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। एक पदार्थ में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। समझ गए ना? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ये इसका नाभिक होता है और इसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो यह चक्कर लगाने का जो रास्ता है, जो पथ है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा, कक्षा बोलते हैं। अभी मत सोच लीजिएगा कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे वो वाला कक्षा, कक्षा 10वीं में है सर हम लोग, वो वाला कक्षा नहीं। अभी भी मत सोच लीजिएगा कि हम लोग कक्षा जो पहनते हैं अंडरवियर, उस कक्षा की बात हो रही है। बिल्कुल वो भी कक्षा नहीं है। यहां पर किस चीज का कक्षा है? इलेक्ट्रॉन का कक्षा है। कक्षा किस चीज का है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का कक्षा है। इलेक्ट्रॉन का कक्षा है। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन का यह कक्षा है। समझ में आया? इसके बारे में ना विस्तृत रूप से हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। चूंकि आज बेसिक समझा रहे हैं ना, यह थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, आपके समझ से बाहर हो जाएगा। फिर कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट ऊपर का श्रेणी पर पहुंचा दिए, नीचे वाला तो समझे ही नहीं हम। समझ गए ना? तो इस चीज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि किसी भी पदार्थ में जो नाभिक होते हैं, उसमें नाभिक में क्या क्या भाई होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा किसी भी पदार्थ में, जैसे मान लिया जाए यह रिमोट है, इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा। जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या। इस चीज के बारे में आपको ध्यान से समझना है। जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? तो अगली क्लास में इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसकी 72 कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए ना? जैसे अभी यहां पर हम आपको समझा रहे थे ना, जैसे देखिए यह हाइड्रोजन हो गया। मान लिया जाए बच्चों की यह क्या है? मान लिया जाए कि यह क्या है जी? यह हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग किस चीज से लिखते हैं? H से लिखते हैं। यह मान लिया जाए कि हाइड्रोजन है। इसके 72 कक्षा में यह कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। यह मान लिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। समझ में आया? यह क्या है जी? 1 इलेक्ट्रॉन है। यह जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस हाइड्रोजन के 72 कक्षा में चारों तरफ क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। क्यों चक्कर लगाता है? इसके बारे में आगे की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे। आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से चक्कर लगाता है भाई। तो इस तरीके से चक्कर लगाता है। देख लीजिए, इस तरीके से ना यह क्या करता है? हमेशा चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। समझ गए ना? इस तरीके से यह हमेशा चक्कर लगाते रहता है। इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिएगा, अब चलते हैं हम आगे और ध्यान से समझिएगा जरा। हम आपको क्या बताएं कि जो तत्व होते हैं वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, और जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। और तत्वों की परमाणु संख्या होती है। ध्यान से समझिएगा, इसकी क्या होती है? तत्वों की परमाणु संख्या। परमाणु संख्या की कौन सा तत्व कितने परमाणु संख्या से मिलकर के बना है? तत्व हो परमाणु संख्या है, तो किस तत्व का कितना परमाणु संख्या होता है यह हमें याद करना होगा। आगे जब पीरियोडिक टेबल में ले जाएंगे ना, तो यह चीज आपको याद करना होगा कि किस तत्व का कितना परमाणु संख्या होता है, और उसी से यह तय होता है कि कितना उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे।
समझ गए ना? जितना परमाणु संख्या होगा क्या उतना ही 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा? बिल्कुल नहीं, उसमें अष्टक पूरा करना होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होता है। समझ गए ना? आगे की कक्षा में हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे, बिल्कुल मजा आएगा। तो जो तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, उसके पास क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। कितना परमाणु संख्या है? केगो परमाणु से मिलकर के बना है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो तत्वों का जितना परमाणु संख्या होगा, ध्यान से समझिएगा, तत्वों का जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, और उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो तत्वों की जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन, यानी कि तत्वों की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया? बताइए सर, हमको याद है, बहुत अच्छी बात है भाई, याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको एकदम आसान लगेगा समझना। समझ गए ना? एक बच्चे कौन है, ये कौन है? मांडवी झा लिख रही है कि सर अब केमिस्ट्री से प्यार होते जा रहा है। इतना ही देर में प्यार हो रहा है भाई, इतना ही देर में प्यार हो रहा है। अरे वो नफरत जो आपका है ना केमिस्ट्री के प्रति, उससे हम प्यार में बदलेंगे। इतना प्यार, इतना गहरा प्यार कभी नहीं टूटेगा। समझ गए ना? इतना गहरा प्यार कर आएंगे हम, ठीक है ना? हाँ चलिए, समझ गए ना? समझ में आया? पहले लोग याद करते थे कि सर परमाणु, परमाणु से छोटा कौन है? तो सर परमाणु से छोटा है अणु। समझ गए ना? लेकिन इस परमाणु किसी से मिलकर के बना है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आएगा कि सर जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे पता चला, कौन खोजा इसको? जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। जे थॉमसन, जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही किस चीज को खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। समझ गए ना? अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही तत्वों की परमाणु संख्या। यह बात याद रहेगा। किस तत्व का कितना परमाणु संख्या होता है आगे हम आपको याद करने के लिए देंगे, और इस चीज को आप लोग ना आगे जरूर याद भी कर लीजिएगा। चलिए, यहां तक तत्व के बारे में आप लोग को समझ में आया? तत्व के बारे में आप लोग समझ गए ना? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, तत्व के बारे में आप लोग समझ गए। वाह क्या बात है। अब देखिए, अब यौगिक और मिश्रण के बारे में आप लोग को थोड़ा सा परिभाषा बता देते हैं कि यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यौगिक और मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व, तत्व के बारे में हम लोग क्या पढ़े? तत्व परमाणु से मिलकर के बना है। लेकिन जब दो तत्व, मान लिया जाए कि एक तत्व भी है और दूसरा तत्व भी है, समझ गए? तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिलते हैं, निश्चित भार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हो गया ज्यादा ये हो गया कम, बिल्कुल भी नहीं। एक निश्चित भार के अनुपात में मिलते हैं तो रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बने यौगिक को, तो इस प्रकार से बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया ना? यौगिक कहते हैं। समझ गए? जैसे आगे हम आपको बताएंगे H+O2 H2O, समझ गए ना? निश्चित भार में सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा कोई कम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित भार में जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं ना क्योंकि जब तक निश्चित भार में नहीं मिलाएंगे तब तक संतुलित होगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो यह चीज आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा चीज। तो यौगिक का परिभाषा क्या होगा? दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करते हैं और रासायनिक क्रिया करके जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बताइए, याद हो गया? याद हो गया ना? सर जी देसी स्टाइल में पढ़ाइए। और कैसे देसी होता है रे? और देसी कैसे होता है बताओ ना भाई, हैं? अब जरा भोजपुरी जरा अपना भाषा बोल देंगे तब कहिएगा कि देसी, तब तो फिर ऐसे ना कहेंगे अरे लइकन देखो अरे लइकन देख यहां पर ध्यान से, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक केकरा कहल जा है? जरा देख ध्यान से। जब दू गो या दू गो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिला है, ध्यान से समझिएगा, जब दू गो या दू गो से अधिक, जब दू गो या दू गो से अधिक नहीं, ज्यादा, वहां पर ज्यादा हो जाएगा, जब दू गो या दू गो से ज्यादा
तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में मिलता ही, एक निश्चित भार के अनुपात में मिलता ही, तब कौची होता ही? रासायनिक क्रिया होता ही। तब कौची होता ही? रासायनिक क्रिया। और जब रासायनिक क्रिया होता ही ना, तो एगो नया पदार्थ बनते ही। समझ ली? जब रासायनिक क्रिया होता है तो एगो नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ का जो निर्माण होता है, इस प्रकार जब नया पदार्थ का जो नया पदार्थ का निर्माण हो लई, तो जो नया पदार्थ बन लई ना, ओकरे कौची कहल जेतै? यौगिक कहल जेतै। समझ में आया? ओकरे कौची कहल जेतै? यौगिक। अब बताइए, ई स्टाइल आपको पसंद है? ई स्टाइल आपको पसंद है? मजा आ गया सर जी, वाह 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 वाह। आप लोग को ना इस प्रकार का भाषा सुनने में मजा आता है ना। चलिए भाई, तो उसी भाषा में मिश्रण हम लोग पढ़ लेते हैं। मिश्रण, हाँ जरा ध्यान से देखिए ही। हमारा हमको ना हमको बड़ा मतलब अजीब लग रहा है इस प्रकार का भाषा बोलने में, लेकिन फिर भी सुनिए। आप लोग को जब अच्छा लग रहा है तो सुनिए, आप लोग को जब अच्छा लग रहा है ना तो सुनिए। हाँ, आप लोग को जब अच्छा लग रहा है तो सुनिए। देखिए, मिश्रण केकरा कहल जा है, ध्यान से समझिए ही बउआ। मिश्रण केकरा कहल जा है? मिश्रण जब दू गो या दू गो से ज्यादा पदार्थ, ध्यान से समझ ली, जब दू गो या दू गो से ज्यादा पदार्थ के संयोजन होवा है। समझ गए? जब दू गो या दू गो से ज्यादा पदार्थ के संयोजन होवा है, और संयोजन होला के बाद जे रासायनिक रूप में नहीं किया, ओ सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ा गेली ना हो, ध्यान से समझिए। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, उसे रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है। देखिए जरा ध्यान से, जैसे तोर घर में चाउर होता, तोर घर में दाल होता, तोर घर में आलू होता भाई, तोर घर में दाल होता, मूंग के दाल, खेसारी के दाल, अरहर के दाल, सब तरह के दाल होता। अब चावल के साथ अगर गेहूं मिला दे, गेहूं के साथ अगर मकई मिला दे, तो इस सब का हो जा है? इस सब मिल करके ना मिश्रण बन जा है। जैसे अगर मान लिया जाए कि चावल मिला दिलिए, प्लस में चावल के साथे साथे हम गेहूं भी मिला दिली, और गेहूं के साथे साथे मकई भी मिला दिली, या मकैया में हम थोड़ा सा मूंग भी मिला दिली। अभी कौची हो गई भाई? चार पदार्थ के मिश्रण होले कि ना होले बताही? चार पदार्थ का मिश्रण। अब ना ऐसे बोलेंगे, बहुत हो गया, बहुत हो गया अब। अरे, आप लोग को बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को ये भाषा अच्छा लग रहा है? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ये भाषा कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए। ये हम लोग का ना भाषा है, हम लोग के गांव में इस तरह का ही भाषा बोला जाता है कि चौरबा के साथ गेहुमा मिला दही, गेहुमा के साथ मकैया मिला दही, मकैया के साथ जरा सा मूंग भी मिला दही, तो चार पदार्थ को मिश्रण हो गलो, ओकरे तो मिश्रण कहल जा है। दो या दो से अधिक पदार्थ के मिला दही तो मिश्रण हो गए। समझ गए? बताइए, समझ में आया यहां तक? समझ में आ गया यहां तक? फटाफट से बता दीजिए, समझ में आ गया? कोई अनुपात में मिला दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कम थोड़ा बहुत कुछ भी मिला सकते हैं। समझ गए ना? अच्छा, इस प्रकार का भाषा बोलते हैं, तब लगता है कि एकदम बिहार के हम टीचर हैं ना, तब लगता है कि हम बिहार के टीचर हैं, नहीं तो लगता है कि हम बंगाल के हैं क्या। चलिए, अच्छी बात है भाई, अपना वाला एक फीलिंग भी आ गया। कुछ देर के लिए तो लगा कि हम अपने गांव में बोल रहे हैं। हम गांव में जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, समझ गए ना? हम अपने गांव में जाते हैं तो अपने दोस्तों से जब बातचीत करते हैं, या फिर किसी से भी बातचीत करते हैं ना, तो ऐसी बात करते हैं। ठीक है? जैसे कोई दादा भेट गए, आओ बतावा दादा, नहीं से कैसे बोलते हैं? आओ बताहू बाबा, का हाल चाल है? तबीयत उबियत ठीक है ना? हैं? का ई घड़ी काम धंधा हो रही है, ई घड़ी बड़ा देखा ही तोरा के घूमे में लगल रहा है। इस प्रकार से बातचीत होता है, समझ गए ना, गांव में। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब बच्चों आते हैं हम लोग सीरियस टॉपिक पर। तो यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया? यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया? और साथ ही साथ पीछे हम आपको बता दिए कि तत्व किसे कहते हैं। समझ में आ गया ना यहां तक? यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? सर पीडीएफ लेना है, पीडीएफ लेने के लिए बच्चों ना आप लोग को हम नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं, 811453, 2021, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर 92 63
991125 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आप लोगों को टॉपर बैच लेना हो तो भी, अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना हो तो भी इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, ये होता है बच्चों पीरियोडिक टेबल। ये क्या होता है? पीरियोडिक टेबल होता है। ये क्या होता है? पीरियोडिक टेबल होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इधर वाले को एसपीडीएफ, देखिए इधर वाला जो है ना, इसको एस ग्रुप बोलते हैं। यह जो दोनों है इसको एस बोलते हैं। यहां से यहां तक पी होता है, यहां से यहां तक डी होता है, और ये होता है एफ। तो यह चारों इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बटे होते हैं। 118 टोटल तत्व है। टोटल तत्व कितने हैं बाबू? 118 टोटल तत्व हैं, जिसमें कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। समझ गए ना? कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। परमाणु संख्या के आधार पर इसे व्यवस्थित किया गया है, इसे सरियाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। इस चीज को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, परमाणु संख्या के आधार पर इसे व्यवस्थित किया गया है। तो ये चीज हम आपको बताएंगे। अच्छा, कुछ तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या। देखिए, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं आज। अब क्लास खत्म होगा, हम आपको ना होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क बच्चों आप लोग को याद करके आना है। यह होमवर्क याद करने वाला है। और प्लीज, कितने बच्चे हैं जो होमवर्क याद करके आएंगे? आप लोग से हम आगे पूछेंगे। देखिए, यह तत्व हो गया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। यह इसका संकेत हो गया। हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच, लिथियम का एल, बेरिलियम के बी, बोरान के बी। यह इसका संकेत होता है। संकेत याद करने का एक तरीका बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं HYDROGEN। हाइड्रोजन लिखते हैं ना इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या हो गया? एच हो गया, तो इसका संकेत एच हो गया। हीलियम का पहला अक्षर He होता है तो संकेत He। लिथियम का Li होता है तो संकेत Li। बेरिलियम का पहला अक्षर Be होता है तो संकेत Be हो जाएगा। संकेत याद करने में ना कोई कष्ट ही नहीं है। कुछ ही तत्व ऐसे हैं जिसका अंग्रेजी वर्ड का संकेत नहीं है। जैसे देखिए यहां पर सोडियम को अगर हम लोग अंग्रेजी के वर्ड से लिखेंगे तो लिखेंगे SODIEUM। सोडियम इस तरह से लिखाता है, तो इसका संकेत SO होना चाहिए था, लेकिन इसका संकेत होता है Na। तो कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए ना? कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम। एक दो मतलब दो चार ऐसा मिलेगा, बाकी सब अंग्रेजी का वर्ड पर ही आधारित है। जैसे हाइड्रोजन है तो H, हीलियम है तो He, ऑक्सीजन है तो OXYGEN लिखते हैं तो पहला अक्षर O है तो इसका संकेत O हो जाएगा। नियॉन का पहला अक्षर Ne तो Ne हो जाएगा। एल्युमिनियम का Al तो Al हो जाएगा। इस प्रकार से करके ना आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। समझ गए? और इसका परमाणु संख्या हम एकदम सीरियल वाइज लिखे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5। इसे बच्चों समझाने से पहले ना, अगली क्लास लेने से पहले ना, हम आप लोग को होमवर्क देते हैं। यह बच्चों क्या है? HW है। ध्यान से समझिएगा, यह होमवर्क है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और होमवर्क में आपको याद करके आना है। इतना ही नहीं, कम से कम 30 तक, कम से कम बच्चों 30 तक, यानी कि कम से कम 30 तत्वों के संकेत और 30 तत्वों की परमाणु संख्या। यह बात आपको कल याद करके आना है, क्योंकि कल वाला जो क्लास चलेगा ना, प्योर इसी पर चलेगा। अगर यह दो चीज आप याद करके आते हैं तो समझ लीजिए कि कल वाला क्लास आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी अगले क्लास में हम आपको बता देंगे एकदम कि कुल तत्व ये सब कितने होते हैं, बाकी निष्क्रिय गैस कौन है, ये सब आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। कौन सा धातु किस धातु से ज्यादा विक्रियाशील है, ये सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अगले क्लास में याद करके आइएगा। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए। चलिए, अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों को ना याद करके आना है। 2 स्लाइड दिए हैं, टोटल कितना है? 30 एलिमेंट। समझ गए ना? 30 तत्व का नाम, 30 तत्व का संकेत और 30 तत्व का परमाणु संख्या, यह आपको याद करके आना है। याद हो जाएगा ना? एक बार कमेंट करके बता दो मेरे भाई, याद हो जाएगा ना? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो। बताइए, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यौगिक का होता है। बिल्कुल सही बात है। हम आपको क्या बताएं, मिश्रण आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बच्चों से यह कल याद हो जाएगा? एकदम याद करके आएंगे ना? एक बार अपने बड़े भाई को विश्वास दिलाइए कि हाँ हम याद करके आएंगे। जल्दी से बच्चों, कितने बच्चों को याद हो जाएगा? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग ना इसको याद करके आना, क्योंकि अगर इसे याद नहीं करोगे ना तो केमिस्ट्री आपको बोझ लगेगा, केमिस्ट्री से फिर प्यार नहीं होगा, नफरत हो जाएगा। तो इसलिए केमिस्ट्री को याद करके आना। और जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आज केमिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है।
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आज केमिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है? जल्दी से बताइए। आज जो हम आपको बेसिक चीज बताए, जो बेसिक चीज जितना भी हम आपको बताए, उससे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको प्यार होने लगा है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट से प्यार होने लगा है, केमिस्ट्री से प्यार होने लगा है? धीरे धीरे देखिए, एक पहले गाना निकला था क्या, धीरे धीरे से प्यार होता है, इस प्रकार का कोई गाना है ना? तो धीरे धीरे से आप लोग को प्यार हो जाएगा, समझ गए हैं? हाँ, परों को जोड़ जमाना उड़ान देखता है, परों को जोड़ जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठे हो क्या लोग आसमान, क्या लोग आसमान देखता है, जमीन पर बैठे क्या आसमान देखता है, बिल्कुल। चलिए, बताइए मिश्रण का लास्ट वाला लाइन सर समझ में नहीं आया। मिश्रण क्या कह रहा है? जो रासायनिक अभिक्रिया से नहीं किया जाता है। अरे बाबू, मिश्रण जो होता है ना, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, समझ गए ना? ऐसा नहीं कि इसको इस अनुपात में, इसको इस अनुपात में। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हम मान लिया जाए कि H2O को मिला दिए, ठीक है ना, तो इधर होता है H2O को, सॉरी H+O2, H+O2 को मिलाएंगे तो बन जाएगा H2O, ठीक है, H2O, इधर भी 2 लगा दीजिए और इधर भी 2 लगा दीजिए, तो अपना कहानी हो जाएगा, समझ गए ना? देखिए अब 2 क्यों लगाए? क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना परमाणु संख्या। इधर हाइड्रोजन का कितना है बाबू? 2 है, तो इधर हाइड्रो नहीं, यहां पर 2 नहीं लगेगा, यहां पर 4 लगेगा, ठीक है ना? यहां पर देख लीजिए, यहां पर हाइड्रोजन का 4, यहां पर 2 दूनी 4, ऑक्सीजन का 2, तो ऑक्सीजन का 2 बराबर कर दिए ना? तो यहां पर क्या है? निश्चित भार के अनुपात में है। और यह जो अभिक्रिया हुआ, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब मिश्रण होता है तो क्या वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा? जैसे गेहूं चावल को मिला दिया तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। चाहे 2 किलो गेहूं या 10 किलो चावल को मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? तो यही लिखा गया है कि यह रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है। जो मिश्रण होता है ना, बस 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दीजिए, हो जाएगा। इसे रासायनिक रूप में नहीं किया जाता है, बस यही लिखा हुआ, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? सर आपका गांव कहां पर है? सर बच्चों, हम अपना गांव आपको बता देते हैं। हमारा जो गांव है, हमारा जो गांव है ना, हमारा गांव है जो प्यारे बच्चों, वह है नालंदा जिला में। नालंदा जिला में हमारा गांव है, ठीक है, नालंदा जिला में हमारा गांव है। नालंदा जिला में प्रखंड पड़ता है बच्चों एकंगर सराय। प्रखंड हमारा पड़ता है एकंगर, एकंगर सराय, समझ गए ना? एकंगर सराय प्रखंड के अंतर्गत हम लोग आते हैं नालंदा जिला में। जो बच्चे होंगे अक्सर जानते होंगे एकंगर सराय को, ठीक है, एकंगर सराय को अक्सर जानते होंगे। तो नालंदा जिला में हमारा घर है, प्रखंड है एकंगर सराय। लेकिन हम जो स्टडी कराते हैं ना बच्चों, वह करवाते हैं कहां से? कटिहार से। कटिहार से करवाते हैं। उसके अलावा दूसरा जगह हमारा खगड़िया है, खगड़िया से करवाते हैं, या फिर भागलपुर से करवाते हैं। समझ गए ना? कहिएगा कि सर 3-3 जगह से कैसे सर? क्योंकि हम रहते हैं कटिहार में, क्रिस सर रहते हैं खगड़िया में, और बाकी जो टीचर हैं 12th क्लास के, वो भागलपुर के भी हैं। तो कभी कभी भागलपुर भी हम चले जाते हैं। तो यह 3 जगह पर हमारा स्टूडियो सेटअप है। 3 जगह में से हम कहीं से भी क्लास ले लेते हैं आप लोग का, लेकिन क्लास मिस नहीं होने देते हैं, समझ गए? तो हम नालंदा जिला के जरूर हैं, प्रखंड एकंगर सराय के हैं, लेकिन हम यहाँ रहते नहीं है बच्चों, हम रहते हैं कटिहार में। क्यों रहते हैं कटिहार में? इसका कारण क्या है? अपने घर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि आप लोग को पता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, समझ गए ना? हम एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, इसलिए मजबूरन हमें कहां रहना पड़ता है? कटिहार में रहना पड़ता है। समझ में आया? चलिए, हम्म, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में जबरदस्त तरीके से आपका क्लास चलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपका क्लास चलेगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे बच्चों, और उम्मीद, हैव अ नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट होना चाहिए, क्योंकि अब तो रात होगा।
तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास एकदम बेहतरीन लगा होगा। कमेंट करना मत भूलना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करना, कमेंट बच्चों जरूर करना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कल वाला भी क्लास अच्छा लगेगा। कितने बच्चों को केमिस्ट्री से प्यार हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने बच्चे को हमारे पढ़ाने के तरीके से प्यार हुआ यह भी कमेंट करिएगा। और कितने बच्चे को हमसे प्यार हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना, इस टॉपर बैच में जुड़ जाइए, इस टॉपर बैच में जुड़ जाइए, इस टॉपर बैच को ज्वाइन करिए, तभी जाकर के आप लोग आगे की सफर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।